गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हमारा टॉपिक चला था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है हमारा जो है पहला लेक्चर आ चुका है। उसके बाद आज हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका कैसे खोज हुई और क्या कहते हैं कैसे खोज हुई, कालक्रम और उसका जो है जो उद्भव और विकास कैसे उसके बारे में जाना था। सबसे पहले हमने ये जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन 1826 में। उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान के प्रांत हड़प्पा सभ्यता की जो है टीले की खोज की थी। उसके बाद 1853 से 1856 में जो है पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भी पाकिस्तान की यात्रा पर गए। उनको एक मुहर मिली थी। उस मुहर में क्या था, एक बैल का चित्र था और उसके साथ जो है 6 अक्षर लिखे थे। तो उसके बाद उन्होंने उसका ज़्यादा महत्व नहीं समझा, उनको ज़्यादा देखा नहीं, उसकी और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद बताया था कि हमने जो है 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती, भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण की, और उसी के जो सबसे प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और 1905 में ही जो लॉर्ड कर्जन गवर्नर होते हैं भारत के, और उन्हीं के टाइम पर जो है कि पुरातत्व विभाग को जो है एक केंद्रीकृत संस्था बना दिया जाता है। और उसी के बाद जो है कि 1912 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो एक सदस्य थे जे फ्लीट जो है एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से एक पत्रिका निकालती थी एशियाटिक रिसर्च करके। तो उस पत्रिका में उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो शोध रिसर्च किया था उन लोगों ने बड़े विस्तार से उस बारे में छापा लिखा। तो उसके बाद दुनिया की नज़रों में पूरा प्रकाश आने लग गया कि यार यहाँ पर कोई एक बड़ी सभ्यता है जो प्राचीन जो है वो अति प्राचीन जो नगरी सभ्यता है, उसके बारे में जाना। उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो 1920 में जॉन मार्शल जो है पुरातत्व विभाग के निदेशक बने, और उन्हीं के निदेशन में 2 भारतीय थे। एक तो थे दयाराम साहनी, दूसरे हमारे क्या कहते हैं कि राखलदास बने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और 1922 में जो है राखलदास बने जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। तभी से जाके जो है पूरी हमारी जो अति प्राचीन सभ्यता जो नगरी सभ्यता जो है प्रकाश में आई। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसका कालक्रम में जाना कि यार सबसे पहले जो है शीप होर्डिंग के अकॉर्डिंग 2350 से लेके 1750 उनका कालक्रम है। और इसी की कॉपी करते हुए डीपी अग्रवाल और एनसीईआरटी है वो भी क्या कहते हैं 2350 से लेके 1750 तक उनका कालक्रम है। और ऐसे करके सबसे पहले इनका कालक्रम देने वाले थे जॉन मार्शल ने बताया था इसका कालक्रम क्या कहते हैं 3250 से लेके 2750 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या थे वो ये कालक्रम हो गया। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था कि इसका जो है भौगोलिक विस्तार का मतलब भौगोलिक विस्तार की ये कहाँ फैला है। मुख्यतः जो हड़प्पा सभ्यता है कि जो है वो 3 देशों में फैला है। एक हो गया भारत हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक अफगानिस्तान में आपको बताया था कि अफगानिस्तान 2 स्थल मिले, एक तो मुंडीगाग, एक तो मुंडीगाग और सुरतुगोई। और उसके बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्थल हमको जो है भारत मिले। आज तक की नवीन खोजों के अनुसार 1200 या 1300 स्थल तक वहाँ क्या मिले, भारत में मिले, उसके अलावा पाकिस्तान में। और जो है इसका जो है लगभग जो भौगोलिक विस्तार है जो आज तक का लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है हड़प्पा सभ्यता वगैरह ये चीज़ फैला है। इस चीज़ के बारे में जाना। तो उसके बाद हमने ये भी जाना कि उद्भव और विकास का मतलब क्या था कि इससे पहले क्या कहते थे कि जो विदेशी मत के अनुसार उनके मत के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता या निवासी जो वो रहते थे वो कौन थे, शुमेरिया थे। शुमेरिया जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो इराक और ईरान में है जो आज के टाइम पे। वहाँ के लोगों ने जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास या वही लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को बसाया आके यहीं बसे थे, उनका कहना ये था। और उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद ये चीज़ें पढ़ी थी हमने। आज हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मेनली है कि अपने नगरों के लिए जाना जाता है। उसके जो नगर कैसे थे कि कैसे उनका जो है नगर निर्माण हुआ था, इस चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे हमें नगर नियोजन या नगर निर्माण कह सकते हैं हम इसको। नगर निर्माण सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे कि आज के टाइम में हम क्या करना है, कोई घर या कोई बिल्डिंग या नगर कोई कुछ बनाने हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं उससे पहले कुछ नहीं करते, सबसे पहले घर ही बना देते हैं, उसके बाद और चीज़ें देखी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि सबसे पहले उन्होंने क्या की सड़कें बनाई और उसके बाद क्या कि सड़कें जो है पूरे उनके जो है समकोण पर काटती थी। मेन चीज़ आपको जो है एक फिगर बताते, छोटा सा फिगर बता देता हूँ कि उनका नगर नियोजन या नगर निर्माण सिस्टम कैसे था। सबसे पहले उनको जो नगर निर्माण करते थे, सबसे पहले उनका जो है ये मेन सड़क हो गया, ये जो उनका मेन सड़क हो गया, जो मेन सड़क से जो उसके बाद जो मेन सड़क है उससे जुड़ी हुई होती है मुख्य सड़क है जो उनसे जुड़ी होती थी।
उनसे जुड़ी होती थी। उसके बाद जो है कि उनसे यह मुख्य सड़कें जुड़ी होती थी। ये हो गया आपका जो है मेन सड़क होगी और उसके उससे जुड़ी हुई है ये होगी। उसके बाद मुख्य सड़कें जो है सड़कें जोड़ती थी, जो है क्या कर रहे हैं समकोण पर काट रही है। ये हो गया। सबसे पहले तो ये देख रहे हैं आपकी ये मेन रोड है, इसका ना ये मेन रोड है, आप सड़क है मेन, और उससे जोड़ने वाले जो मुख्य सड़कें हैं। उसके बाद जो है कि ये यहाँ पे भी फिर गलियों पे भी जो गलियाँ थी ये इन सड़कों पर जुड़ी रहती है। जैसे ये गलियाँ होगी, जैसे ये आपको दिख रहा होगा ये गलियाँ, ये भी जो है इससे जुड़ी थे, ऐसे कनेक्टेड थी। ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ पे भी गलियाँ, और जो घरी पे जो है उनके गलियों में घर बने रहते थे। ये हो गया। ये हमारे जो है सड़क है, सड़कों में ये गलियाँ इनसे जुड़ी है। तो इन्हीं गलियों में क्या है, ये घर बने हैं उनके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर। इस टाइम पे ये गलियों में घर, सबसे पहले आपको समझना कि ये बनाया क्या कि ये मेन सड़क है जो रोड। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि घर का निर्माण नहीं किया, सबसे पहले उन्होंने सुना कि ये मेन रोड है, मेन रोड से जोड़ते हुए उन्होंने जो मुख्य सड़कें होती है, आज के टाइम में आप बाहर पर जाएंगे कभी आप शहरों में देखेंगे कि एक मेन रोड होती है, उनसे जुड़ते हुए जो मुख्य सड़कें होती है, ये मुख्य सड़कें होगी, फिर गलियाँ होगी। तो गलियों में उन्होंने घर बनाया। मेन चीज़ ये सिस्टम था उनका उस टाइम पे। कि आज के टाइम पे आज देखते थे कि कहीं पे भी ये चीज़ जो सड़कें हैं जो समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, मतलब ग्रिड जाल की तरह ऐसे जगह थे। तो ये जाल है, ऐसे ऐसे करके देखो ये चीज़ का ऐसे तो बन रहा है, जो फिगर बनाया गया है ऐसे में जो है कि उनके जो है नगर निर्माण या नगर का जो है नगर नियोजन का जो ऐसे घर बने थे उस टाइम पर। सबसे पहले ये आपका बना मेन सड़क। उसके बाद आपने जो है ये मुख्य सड़क जो है ये इधर से जोड़ती है, ये भी मुख्य सड़क होगी जो मेन सड़क से जोड़े। फिर उसके बाद गलियाँ वाली रोड होगी, छोटी सी गलियाँ, तो गलियाँ भी जो है इनसे जोड़े। तो ऐसे कनेक्टेड था इनका सिस्टम। तो गलियों में ये क्या है कि ये घर बने हुए हैं, गलियों में हड़प्पा सभ्यता उनका जो है नगर नियोजन जो है इसको एक ग्रिड मतलब एक जाल बिछाते हुए सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो उसके बाद क्या था कि जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह था, जो मेन चीज़ वहाँ पे दो दुर्ग मिले हैं। दो दुर्ग मतलब एक पश्चिमी दुर्ग मिला है, एक पूर्वी दुर्ग मिला है। पश्चिमी दुर्ग जो है ऊपरी पे हाइट पे था, वेस्टर्न साइड में ये हाइट पे था। और जो निचला दुर्ग था नगर दुर्ग बोला जाता, जो बड़ा था, कि वहाँ पर दो दुर्ग मिले हैं जो मेनली। और यहाँ पे क्या था कि ये जैसे ये हो गया, ये चारों ओर से जो है ये दुर्गीकृत था, फोर्टिफाइड, मतलब चारों ओर से चार दीवारी किया गया है। और उनके लिए यहाँ से रास्ते होते थे, जैसे इधर से भी रास्ता ये जाने का या अंदर जाने का। तो ये वाला ये जो नगर जो मेन दो दुर्ग था, ये तो कौन सी साइड है, वेस्ट मतलब पश्चिम साइड में है। ये क्या है, ये पूर्वी साइड में, पूर्वी साइड वाला जो दुर्ग है वो नीचे वाले स्थान पर बसा है। नीचे वाला ये दुर्ग जो बड़ा दुर्ग था, वहाँ पे कोई फोर्टिफाइड या किलाबंद वगैरह नहीं था मुख्यतः। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि इतिहासकारों द्वारा कि यार ये दुर्ग है ऊपर वाला, इस वाले में क्या की थी, वहाँ पे जो है जो शासन करते होंगे, शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग इस वाले दुर्ग पर रहते होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि उत्तरी वाला छोटा भी है और किलाबंद भी है, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से देखा गया वहाँ का जो टाइम पीरियड का जो उस टाइम पर जो था उनका। क्योंकि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है तो हम तो पढ़ नहीं पाए हैं, तो उनके जो खोज किए थे, जो जहाँ पर उनके टीले या दुर्ग वगैरह ये चीज़ मिले हैं, तो उनसे हमको क्या मिला कि यहाँ पर एक ऊंचा है एक नीचा वाला नगर दुर्ग है, वहाँ पर मतलब खाली, वहाँ पर जो है मेन जनसंख्या आम जनता जो है यहाँ पर रहते होंगे। यहीं पर जो है व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, जो इतने जो है व्यापार होता होगा। निचला दुर्ग ये हो गया, नीचे वाला दो दुर्गों में बटा था। और इसके बाद जो है कि और इसके बाद जो है ये जो एक और धौलावीरा ऐसा है कि वहाँ पर जो है 3 दुर्ग पाए गए हैं। एक तो आ गया आपका जगह क्या कहते हैं, पूर्वी, ये पश्चिमी, पूर्वी और मध्य, 3 दुर्ग पाए गए। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था,
कहाँ पर जो है कि तीन स्थल मिले गए हैं, जो तीन टाइप के, जो सबसे पूर्वी दुर्ग या पश्चिमी दुर्गिस्तान। यहाँ पे क्या आ गया, धौलावीरा जो है 3 नगर दुर्ग पाए गए हैं। नगर एक उत्तर, एक हो गया पश्चिमी, एक मध्य, एक पूर्वी दुर्ग। ये कहाँ पे है, धौलावीरा। धौलावीरा, तो धौलावीरा से ये बताया आपको इस टाइम पर गुजरात में है। अभी आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जो उस टाइम पर हम बताया जाएगा सब कुछ। अभी क्या है कि हम इसका जो नगर और नगर नियोजन, समाजी विस्तार वगैरह इस चीज़ के बारे में भी हम जान रहे हैं। तो आने वाले टॉपिक में हम सभी बताएंगे कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला, हड़प्पा से क्या मिला, और सभी स्थान कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ है, उसकी विशेषता के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट टाइम में जानेंगे। और यहीं पर जो है कि उनके जो है ईट था, ईटों का अनुपात था उनका ईटों का अनुपात 4:2:1। अनुपात का मतलब समझ सकते हो कि यार ईट की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकती है, फिर उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर, और क्या कहते हैं नहीं लंबाई उसकी जो ऊंचाई जो चौड़ाई होगी 2 सेंटीमीटर, और जो क्या कहते हैं मोटाई 1 सेंटीमीटर, ऐसा भी हो सकता है। ये अनुपात में हम कुछ भी रख सकते हैं, या 4 मीटर या 2 मीटर, इस हिसाब से ये अनुपात रेशियो में, एक रेशियो के हिसाब से जो उनके जो ईट किस टाइप की मिली है, वहाँ पे वक्राकार ईट भी मिली है, और बेलनाकार, और क्या नहीं वो क्या कहते हैं आयताकार ईंटें, ये चीज़ें भी मिली हैं वहाँ पे। और ईटी पे वहाँ ईटों इस टाइप से ईंटें मिली हमको। और वहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमको मोहनजोदड़ो से हमको क्या मिला, एक स्विमिंग पूल मिला है। स्विमिंग पूल माना स्नान गृह, ये मान के लो स्विमिंग पूल माना स्विमिंग पूल। वहाँ पे क्या है कि उस टाइम पे क्या है, नगर में एक स्विमिंग पूल बना था पक्के टाइप का। तो उस टाइम पे उसकी क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर जो है उसकी लंबाई है, लेंथ है, और उसकी जो चौड़ाई है 7.01 मीटर जो है उसकी चौड़ाई है। और उसके बाद जो उसके जो गहरा है उसका 2.43 मीटर जो है उसका जो गहरा है वो स्विमिंग पूल उस टाइप का। वहाँ पे उस टाइम पे क्या करते थे, आज के टाइम पे भी आपने देखे होंगे कि यार बड़े बड़े जो बिल्डिंग वगैरह ये चीज़ का स्विमिंग पूल बनाते, वहाँ पे नीचे से बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह ये पुताई से पक्का, जो कि पानी आने का जो नीचे रिशन है पक्की ईंटों से, और ये इस टाइप से बनाए, इस साइड से जो इसके उत्तर से दक्षिण और नॉर्थ से साउथ जो है सीढ़ियों से जो है स्विमिंग पूल में जाने का रास्ता है। जैसे स्विमिंग पूल हो गया वगैरह। तो स्थान ये चीज़ का, तो सबसे पहले तो इसकी लंबाई क्या कि एक स्विमिंग पूल मिला हमने बताया उससे जो मोहनजोदड़ो में। जब मोहनजोदड़ो की बारे में हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पर हमको बताया जाएगा कि मोहनजोदड़ो से कहाँ पे है, कौन सी नदी किनारे है, इस स्थान पे वहाँ पे क्या क्या मिला, किस टाइप का ये चीज़ का। तो वहाँ से हमको क्या क्या मिला, ये कि मोहनजोदड़ो से स्विमिंग पूल मिला, बोला था स्विमिंग पूल में स्नान करो, जहाँ पे उस लोग क्या करते होंगे, नहाते होंगे, या उस टाइम पे जो इतिहासकार थे उन्होंने खुदाई की, तो यार उस टाइम पर जो है शाही स्नान या कोई मतलब पूजा वूजा होती होगी, तो उस टाइप से डुबकी उबकी मारते होंगे, ऐसा अनुमान लगाते हैं। ऐसा नहीं वहाँ पढ़ा नहीं गया, उनका जो है पुरातत्वविदों का अनुमान है। जैसे आज के टाइम पर उन्होंने क्या किया, जैसे हरिद्वार हो गया, आप हरिद्वार में क्या होता है गंगा नदी पर डुबकी उबकी लगाने का ये चीज़ का क्या है प्रचलन है। तो उसी टाइम पर वहाँ पे भी जो है क्या कि वहाँ पर जो स्नान या डुबकी करने का ये डुबकी लगाते होंगे ये लोगों का, उनका कहना है। तो यह हो गया कि उसकी जो लंबाई मिली है स्विमिंग पूल की, जो 11.88 मीटर जो है उसका लंबाई हो गया, और 7.0 मीटर उसकी जो है चौड़ाई है, और क्या 4.43 मीटर मतलब 2-2.5 मीटर से ज़्यादा गहरा जो है उसकी जो है वो क्या कहते हैं उसकी गहराई है। पानी का तालाब जो कोई भी उसमें जाएंगे हम नॉर्मली, जैसे कि हम है कि वो भी डूब सकते हैं, क्योंकि 2 मीटर से ज़्यादा किसी की हाइट तो जैसे 2 मीटर का मतलब है 7 इंच मतलब हाइट इसका मतलब, तो उसमें कोई डूब भी सकता। तो उसके क्या है कि उत्तर से दक्षिण जाने के लिए वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे उतरने के लिए स्नान गृह में। और उसी के स्नान गृह के बगल में क्या था कि एक वहीं पर जो है एक कुआँ था। कुआँ जो क्या करता होगा, यहाँ पर पानी को सप्लाई करता होगा यहाँ पे कि यार यहाँ के लिए सप्लाई वगैरह के लिए जो है कुआँ बना था, पानी आनी इस चीज़ का। तो उस टाइम पर इतना कि उस टाइम पर भी लोग क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस या इस हिसाब से उनका जो है नीचे पुताई किया, और पकी हुई ईंटों का जो है निर्माण किया गया उनके द्वारा। तो ये है। और यहीं से मोहनजोदड़ो से हमको सबसे बड़ा ये क्या अन्न भंडागार मिला, अन्न भंडागार जो जिसको जो है फूड रखने के लिए, खाना आना जो स्टोरेज करने के लिए उस टाइम पे उसमें अन्न भंडागार, अन्नागार जिसको बोला जाए, अन्नागार से मतलब जो कि आज के टाइम में जैसे
कोई जैसे बड़ी मात्रा में जो किसान अपनी फसल उत्पादन करता है कि उसी टाइम पर हम कंज्यूम कर नहीं सकते हैं। आज तो उसको क्या है कि उसको रखते हैं कि भविष्य के लिए बचाते हुए वो करने के लिए, तो स्टोरेज करने के लिए एक जगह होता है, स्थान होता है, तो उसमें क्या रखा जाता है, एक भंडार गृह होता है, भंडार गृह। तो वहाँ पे भी हमको एक भंडार गृह मिला है कि वो मोहनजोदड़ो से, वो भी मतलब सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं सबसे बड़ा स्थल या बिल्डिंग का जो सबसे बड़ा है वो अन्न भंडागार माना गया। तो उसकी जो है जो लंबाई जो है 45.71 मीटर जो लंबाई लगा लो, 45.71 मीटर उसकी लंबाई है। और क्या कहते हैं चौड़ाई जो उसकी 23.15 मीटर है चौड़ाई, जो अन्न भंडागार मिला वहाँ पे, ये चीज़ है। तो उस टाइम पर क्या थी उनकी जो एक जो सभ्यता थी कि इतना डेवलपमेंट होगा कि वहाँ पे जो है पूर्व नियोजित ये जो है कृषि निर्वहन अर्थव्यवस्था पे भी ये चीज़ का वो बताता कि वहाँ पे इतना जो है स्टोरेज की कोई क्षमता नहीं, वहाँ पे खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था एक सिस्टम था। और वहाँ पर जो उस टाइम पर घर बने थे, घरों के बारे में हमने बताया कि यार मेन चीज़ जो सड़कें, ऐसे मेन सड़क कहाँ पे थी, उन्होंने ऐसी जगह बनाई थी कि पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ईस्ट से वेस्ट की साइड जैसे उनकी क्या है ये सड़क है, मेन सड़क वेस्ट साइड। जब इन्होंने ऐसी सड़कें बनाई तो उनको क्या था कि उनको पता था उस टाइम पर ध्यान दिया कि पूर्व से पछुआ हवाएं चलती हैं, वेस्टर्लाइज विंड जो पूर्व से पश्चिम चलने वाली जो हवाएं होती है, आप ये ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़ोगे कि विंड जो है जो पछुआ हवाएं चलते, तो क्या करते थे वैसे जो है रोडों को जब हवा चलती तो रोड सड़कें वैसे साफ हो जाती थी, हवाएं चली और रोड ये सड़कों का जो है सफाई ऐसी हो जाती थी। और उनके जो उस टाइम पर जो घर बने होते थे, घर में भी जो है उनका सबसे पहले मेन चीज़ है जल निकास प्रणाली मतलब ड्रेनेज सिस्टम। तो साफ सफाई का वो बहुत सबसे ज़्यादा ध्यान रखते थे। उनके घर जो मेनली होते थे 2 मंजिला होते थे, 2 मंजिला इमारत होते थे, 2 मंजिला इमारत होते और खिड़की पे जो हाइट में ऊपर पे होते थे। और मेन चीज़ जो है उनके जो खिड़की और दरवाजे जो मेन सड़क पर ना खुलते हुए तो कहाँ पे खुलते थे, वो जो है वो गलियों में खुलते थे, गलियों में जो उनके खिड़की और दरवाजे जो तो कहाँ पे खोलते थे, मेन सड़क में ना खोल के गलियों में खोलते थे। तो उस टाइम पर उनको पता था कि अगर मेन सड़क पर खोलते थे जो गाड़ी हवा धूल मिट्टी वगैरह आने का चांसेस होगा। तो पश्चिम में एक ही अपवाद है लोथल में, आप जब लोथल पढ़ाएंगे हम कि लोथल से क्या मिला कहाँ पे है, तो उस टाइम पर क्या है कि लोथल एक ऐसी जगह है जो उनके जो गलियाँ जो घर के दरवाजे और खिड़कियाँ हैं जो है मेन सड़क पर खुल रही हैं, वह एक लोथल जगह, वो एक जो है अपवाद रूप में। और चीज़ जो मेन चीज़ है उनके जो गलियाँ और खिड़कियाँ जो खिलते घर के वो कहाँ पर वेस्ट साइड खोलते थे उनके, मेन चीज़ वेस्ट साइड। और क्या कहते हैं उन्हीं पे जो घर बना था उनका, वहीं पे क्या कहते हैं प्रत्येक घर में क्या कहते हैं कुएं होते थे उनके कि लगा प्रत्येक घर में। वो कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया प्रत्येक घर में। सबसे पहले आपका जैसे ये मान लिया जाए कि एक घर है, जैसे ये यहाँ से एंट्रेंस है, अंदर को जाते हुए एंट्रेंस होता था, इधर पे ये मेन दीवार होती थी कि सामने पे लगी, डायरेक्ट आप अंदर नहीं घुस सकते थे। यहाँ से जाओगे इधर से यहाँ पे ऐसे साइड पे एक घर बने होते थे उनके जो कमरे हमरे, ये चीज़ के बिल्डिंग का निर्माण ऐसे होता था। तो रास्ता क्या है कि रास्ता उनका जैसे यहाँ से एंटर हुआ या तो इधर साइड से तो इधर ही पे उनका इधर कोने में कुआं बना होता था, इधर ही पे क्या होता है उनका जो है टॉयलेट बाथरूम वगैरह ये चीज़ भी सुविधा थी, टॉयलेट वगैरह इधर ही पे टॉयलेट। और क्या होता है इधर ही पे उनका किचन होता था। और ये फ्रंट में इधर पे ये आंगन होता था, इनका आंगन होता था। जब ये अंदर वो घुसते थे तब इधर पे इनके कमरे जो है इधर पे साइड हो जाए, फ्रंट में ये आंगन हो गया। तो यहाँ पे ये जो है कि ये कुआं है, इधर पे टॉयलेट है और इधर ही पे किचन है। तो किचन से ही इनका जो है कि ये जो जल निकास प्रणाली है, यहाँ पे क्या है नालियाँ बनी है, यहीं से जो है नाली आएगी तो गलियों में जोड़े, गलियों से मुख्य सड़क से जो उसके बाद मेन सड़क पर आती थी। मेन सड़क पर भी जो जैसे ये नाली गुजर रही है, जैसे आज के टाइम पर देखते हैं तो नाली गुजर रही है तो इसमें भी मेन होल बना रहता था। जैसे ये है कि ये नाली में मेन होल, जैसे मान लिया जाए आपको इधर पे ये क्या है, एक बिल्डिंग है, इधर पे ये बड़ी ऊंची दीवार होती थी, ये ऊंची दीवार, अंदर जाने का एंट्रेंस ही हो गया। इधर पे ये कमरे बने उनके, ये कमरे, इधर पे ये आपका ये आंगन हो गया उनका जो फ्रंट सामने पे। और इधर ही पे कुआं जो है जल की व्यवस्था करता है, इधर ही पे उनका टॉयलेट और इधर ही पे उनका किचन हो गया। तो यहीं से जितना भी पानी सिस्टम है तो ड्रेनेज सिस्टम मतलब नाली, जल निकास प्रणाली। तो जल निकास प्रणाली तो यहाँ से उनका क्या है कि इधर से जो अंडरग्राउंड होता था नाली, जो अंडरग्राउंड मतलब पूरा नालियाँ ढकी रहती थी, कोई भी खुली नहीं रहती थी। खुली हुई तो जो उसके बाद नालियाँ आई, नालियाँ गलियों से आए, गलियों से मुख्य सड़क, फिर मुख्य सड़क से जो मेन सड़क को जोड़ती है, मेन सड़क से होते हुए ऐसे करके जाती थी। तो उस टाइम पर सफाई, तो इस टाइम पर ये ऐसे क्या था, इधर पर एक होल होता था ऐसे करके डायरेक्शन में।
तो ये क्या कि नाले आगे जा रहा है, होल का मतलब ये भी कवर से ढका रहता है। जब कोई गंदगी जा रही है तो इस हिसाब से समझो कि यहाँ से पानी जा रहा है, तो कोई मिट्टी कागज़ जैसे आज के टाइम पे होता है, तो वो चीज़ का क्या है कि डायरेक्ट आगे ना जाके वो क्या करेगा, इसमें गिरेगा। इसमें गिरेगा तो ऑब्वियसली है कि भी बाद में जो है कि इसमें एक बड़ा सा होल बनाता था न, इसमें होल, तो इसमें जो है ये पत्थर से वगैरह से ढका रहता था इनकी नालियाँ। तो जब बाद में उनको सफाई करनी होती थी तो उनको खोलते थे, तो कूड़ा कचरा यहाँ से हटाता था जो आगे को नहीं बढ़ता था। तो ऐसे ऐसे उनका जो है ड्रेनेज सिस्टम वगैरह यहाँ पे नाली जल निकास प्रणाली का ये था सिस्टम। तो मेन चीज़ ये था वहाँ पे आज के टाइम पे कि आज के टाइम पे हम जब नगर अगर बनाते तो देखो आज के टाइम में जब बारिश हारिश हो जाती है, आप देखते हो बरसात के सीज़न में अभी क्या चल रहा है कि जो लौटता है मानसून से बारिश हो रही है, कोरोमंडल तक तमिलनाडु वाले एरिया में देख रहे हो कि अभी भारी बारिश हो रही है, वहाँ पे जो है बाढ़ आ रही है। और ऐसे टाइम पे जब बरसात के सीज़न होता है, जून जुलाई मानसून आता है भारत में, तो क्या होता है कि जब पानी आता है तो पूरे शहर में हमारा क्या पानी आने से भर जाता है। तो आज के टाइम पे भी हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली उतनी अच्छी टेक्निक नहीं है जो हमारे उस टाइम पे क्या था हड़प्पा सभ्यता वालों के पास था, जो कि यार ड्रेनेज सिस्टम की अंडरग्राउंड नाली पूरा जल का जो प्रबंधन किया गया था कि कहाँ पे क्या है ऐसे करके डाउन, ये चीज़ का ऐसा सिस्टम था उनका। ये है तो मेन चीज़ हमने जो है कि मोटा माटी जो कुछ जान लिया कि नगर नियोजन के बारे में। उसके बाद अब की हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। समाज और उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले वहाँ का जो उनका समाज, उस हिसाब से जो हमको वहाँ से पुरातत्वविदों ने या जो खोजकर्ताओं ने उन्हें जहाँ से वो वस्तुएं मिली, हमको जो भी समाज मिला, उस हिसाब से जो समाज था उनका क्या था कि समाज जो 4 वर्गों में बटा हुआ था उनका। बोलते हैं कि 4 वर्ग कौन कौन से हो गए। सबसे पहले तो पुरोहित या शासक वर्ग, नंबर 1 में आपने जो रखा इतिहासकार, पुरोहित या शासक वर्ग। पुरोहित हो गया नंबर 1 शासक वर्ग। उसके बाद दूसरे में उन्होंने कहा योद्धा वर्ग, पुरोहित या शासक वर्ग, दूसरा हो गया योद्धा वर्ग। अब तीसरा हमारा क्या कहते हैं, तीसरा जो है व्यापारी वर्ग, तीसरा व्यापारी। और चौथा जो है हमारा क्या, श्रमिक जो है वहाँ का समाज क्या है 4 भागों में बांटा गया इतिहासकारों के अनुसार। वहाँ पे जो समाज था कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, उन्होंने क्या किया कि जो देखा तो 4 भागों में बांटा गया, शासक वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। शासक वर्ग जो क्या था कि जहाँ पे वो माना जाता कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरी थी, तो वहाँ पे जो वो शासन करते होंगे शासक वर्ग। इससे पहले मैंने बताया जो कि पश्चिमी जो ऊंचे वाले छोटे टीले पे या दुर्ग पे रहते थे शासक वर्ग। और इसके बाद जो योद्धा है, ये आम वर्ग जो है निचले दुर्ग में रहते थे, नीचे वाले में, नीचे दुर्ग में। इस हिसाब से यहाँ का समाज क्या है 4 वर्गों में बढ़ा था किसी आधार पे। इस हिसाब से मानते काम के आधार पे। कोई ये भी आने वाले टाइम पे ये नहीं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पे अभी नहीं बढ़ा था। आने वाले जो टॉपिक होगा इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जब आप क्या कहते हैं वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके वहाँ पर क्या आ गया आपका जो शासन व्यवस्था होगी, वहाँ पर लोगों को कैटेगराइजेशन किया जाता है कि वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर जो चीज़। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि ये काम के आधार पर। जो शासक वर्ग था तो उस टाइम पर शासन करता होगा और ऊँचे वाले टीले में रहता होगा। और जो उसके बाद योद्धा वर्ग था, योद्धा जो उनकी रक्षा वगैरह ये चीज़ करता होगा। फिर व्यापारी वर्ग, वहाँ पर व्यापार। जो श्रमिक वर्ग जो खेती वगैरह ये चीज़ का काम करते श्रमिक, जो व्यापारी वर्ग ये है। इन चीज़ों 4 भागों में। और वहाँ का समाज किस टाइप का था, तो मातृसत्तात्मक समाज था। वहाँ पर समाज किस टाइप का था, जो है मातृसत्तात्मक मतलब आज के टाइम पे क्या है कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक मतलब पुरुष प्रधान समाज है। वहाँ पे उस टाइम पे जो है महिला प्रधान समाज है। महिला प्रधान समाज है तो उसका कैसे पता चला हमको, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी मुहरें मिली या मिट्टी मिली या कांसे की नृत्य की जो मूर्ति मिली, तो वहाँ पर उस टाइम पे पता चला कि यार यहाँ पर जो है महिलाओं का ज़्यादा खासा सम्मान होता होगा। और ये चीज़ है महिलाएं जो ऊपर है वहीं पे जो है महिलाएं शासन करती होगी, ऐसा माना गया है कि पुरातत्वविदों द्वारा कि वहाँ पे महिला को जो है प्रमुख स्थान हो गया। आज के टाइम में हमारे समाज में क्या है कि हमारा समाज जो है क्या कहते हैं पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान है। कहीं पे भी जाते हो, कोई चीज़ जैसे आप शादी विवाह समारोह में जाते होंगे
कि उस टाइम पर शादी विवाह और क्या कहते हैं शादी और विवाह, जैसे लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी में क्या होता है कि यार लोग वहाँ पे जाते तो कुछ पैसा ऐसा या कुछ देते हैं उधर पे, वो क्या कहते हैं टीका या ये देने का होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि या तो अपने पापा के नाम पे लिखते हैं, कोई अपनी मम्मी के नाम पे नहीं लिखता। अगर सिंगल मदर जो चीज़ का था पापा इस नाम में जैसे आ गया तो आपके पापा के नाम पे ही उसी पर क्या है दिया जाता है कहीं भी ये चीज़ का। इससे यह क्या क्या साबित होता है कि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, वहाँ का जो समाज था वो महिला प्रधान था या मातृसत्तात्मक समाज था। और वहाँ का समाज क्या है कि शांति प्रिय, वहाँ पे कोई युद्ध नहीं थे, वो शांति प्रिय लोग था उनका शांति प्रिय लोग थे। शांति प्रिय का मतलब समझते हो कि वहाँ पे से हमको जो है जो भी खुदाई हुई जो तो उनके क्या के वहाँ से हमको कोई हथियार या तीर भाले वगैरह ये चीज़ का जो हमको औजार वगैरह नहीं मिले हमको, कि लड़ाई के जो है अस्त्र शस्त्र होते हैं हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले। तो वहाँ का समाज क्या मान लो, वहाँ के लोग कितने थे, शांति प्रिय थे। तो मेन चीज़ शांति, जहाँ शांति प्रिय होगी तो वहाँ क्या होगी, अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, ये चीज़ का जो ठीक ठाक चलेगा। तो इसलिए खुदाई में जो चीज़ भी आज तक मिला तो हमको क्या मिला कि वहाँ पे जो लड़ाई के होते थे औजार तीर भाले या गन बंदूक तो भाई इस टाइप के कोई भी आइटम वगैरह वहाँ से मिला नहीं। तो इसलिए वहाँ पर क्या लगा कि वहाँ पे कि लोग, वहाँ का समाज जो है शांति प्रिय समाज था, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ से भी क्या मिली, एक तो हमको जो है क्या कहते हैं उर्वरा देवी की भी मूर्ति मिली है। उर्वरा देवी की भी क्या मिली है, वहाँ से मूर्ति मिली है। उर्वरा देवी की मूर्ति मतलब एक क्या है कि हड़प्पा से मिली उर्वरा देवी की, एक पत्थर में है कि वहाँ पर एक स्त्री का बना होता है गर्भ से जो है कि पेड़ का उत्पन्न होते हुए ये चीज़ का दिखा है। इसलिए भी ये लगता है कि वहाँ पे मातृसत्तात्मक था। और कांस्य की नर्तकी मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, वो आपको आने वाले टाइम में अभी टॉपिक में बताया जाएगा कहाँ से क्या मिला है, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। तो ये है वहाँ का समाज। और क्या कहते हैं समाज जो है इनके क्या है 4 भागों में बांटा गया है ऐसे माना, शासक वर्ग जो वहाँ पे शासन करता होगा, और योद्धा वर्ग जो वहाँ पे जो है कि यार जो शासक है उन लोगों की रक्षा वगैरह ये चीज़ करता होगा। और व्यापारी वर्ग, व्यापार का मतलब आप समझते हो कि यार व्यापार लेन देन वगैरह जो उनका जो व्यापार होता था वो अभी पढ़ेंगे हम कि विनियम विधि। इसके बाद जो है श्रमिक लोग भी, क्योंकि वहाँ पर इससे भी क्या मिला, श्रमिक आवास मिले हमको। श्रमिक आवास हड़प्पा सभ्यता के नीचे जो बिल्डिंग लगा रखी है कि वहाँ पर रहने के कुछ सामान मिलेंगे, औजार वगैरह खुदाई ये चीज़ का कुदाल ये चीज़ का। तो वहाँ से अनुमान लग गया कि यार यहाँ पे श्रमिक लोग भी रहते थे जो मजदूर वगैरह ये चीज़ का काम करते हैं। ये हो गया। और उनकी मेन जो है अर्थव्यवस्था, और मेन और अर्थव्यवस्था किस पे टिकी थी, कृषि पे थी। मेन चीज़ कृषि पे क्यों टिकी थी, कृषि क्योंकि जो ऊपर पे रहते थे मेन हड़प्पा जो शासक वर्ग थे नगर, तो उनको जो अनाज की सप्लाई कहाँ से करते थे, जो गांव वाले होते थे वहाँ पे जितने भी गांव वाले जो है उनको जो है गेहूँ जौ वगैरह ये चीज़ें जो का उत्पादन करते थे, तो वहीं से जो है उनको अनाज की सप्लाई करते थे, उनकी आपूर्ति करते थे। तो वहाँ पर क्या है कि अन्न भंडागार भी मिला। अन्न भंडागार का मिलने का मतलब क्या है, जैसे हड़प्पा से आगे पढ़ेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता से जो हमको जो है 6 के जोड़े में जो है 12 अन्न भंडागार मिला, दो एक साथ करके। और मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा अन्न भंडागार मिला। इस चीज़ के बारे में आपको बता दिया गया है। तो वहाँ से क्या करते थे, जब वो अनाज होता था बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पे क्या अनाज का उत्पादन होता होगा, तो उसको स्टोरेज किया जाता था। स्टोरेज करने के लिए अन्न भंडागार। और जो शासक थे वहाँ पर शासक वर्ग जो है टैक्स के रूप में जो भी शायद वहाँ पे क्या करते होंगे, वो किसानों से या खेती करने वाले मजदूर से टैक्स के रूप में भी अनाज लेते होंगे। टैक्स के रूप में गेहूँ या जौ। और वहाँ पे क्या था, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी जो क्या था, वहाँ पे जो व्यापार पे भी निर्भर थी। वहाँ पे लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार कैसा होता था, व्यापार जो है विनिमय विधि द्वारा, क्योंकि वहाँ पे कोई जो मुद्रा आता तो मिली नहीं हमको, कोई सिक्के के ऐसा नहीं मिले कि कोई धातु के सिक्के वगैरह यार सिक्के दे के कोई चीज़ सामान को खरीदा था। विनिमय विधि द्वारा क्या होता कि जो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना देना, जिसमें मतलब दोनों को बेनिफिट हो, उसके बराबर का मुकाबला। कोई जैसे हमने यहाँ से जैसे कि क्या किया कि जैसे मैंने यहाँ से गेहूँ या जौ है मेरे पास, उसको जो है क्या कहते हैं उसको देना है। वहाँ से उसने कुछ या नमक या कुछ ऑयल चीज़ें या तेल है ये चीज़ें दे दी, तो ये आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज है।
एक्सचेंज करके या कोई सामान के बदले वस्तु के बदले वस्तु को देना, क्या होता है ये विनिमय विधि। तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था या व्यापार होता था वो किस विधि से होता था, विनिमय विधि से होता था। तो वहाँ पे लोग जो है जैसे हड़प्पा वासी क्या थे, वहाँ पे जो उनका कांस्य युगीन था, कांस्य युगीन मतलब कांस्य का उपयोग करते थे। कांस्य का उपयोग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए उनको, तांबा चाहिए। तांबा क्या आपको बताइए इससे पहले कि 80% जो है क्या कहते हैं 80 या 85% प्लस क्या कहते हैं 15% जो इसमें टीन डाल दिया जाए। तो टीन डाल दिया जाए तो तब क्या बनता है, कांसा बनता है। तो उस टाइम पे हमको उनको जो धातु तो चाहिए होंगे, जो तांबे, उनको जो है तांबे का जो है आयात करते थे। तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तांबे का आयात बोले तो वो क्या कहते हैं राजस्थान के खेतड़ी, एक डिस्ट्रिक्ट है खेतड़ी, अभी भी जो है तांबे की खान है कि अनुमान लगाया जाता है कि जो है राजस्थान की खेतड़ी से जो है वो तांबे का सप्लाई या आयात करते थे, उनको वहाँ से तांबा मिलता होगा। और टीन हो गया, टीन तो उनके पास बहुत कम मात्रा में था टीन का सप्लाई। तो क्योंकि टीन की मात्रा जो है बहुत ही कम मिला है कि मिक्स करके ये बनाया, तो उनके पास जो टीन की बहुत कमी होती थी। टीन का जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से सप्लाई करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से, इसी से वहाँ से मतलब आयात होता था। और जो सोना था, सोने के भी जो साक्ष्य वगैरह ये वहाँ से मिले। जो सोना था वहाँ पे वो क्या करते थे, सोना का जो है कि कर्नाटक में एक खान है, आपने जाना, आप पढ़ोगे अभी ज्योग्राफी में कि कर्नाटक में जो कोलार और हट्टी की खान है, तो कर्नाटक से वहाँ सोना सप्लाई होता था। कर्नाटक से सोना मतलब आयात होता था, आयात होता। तो क्या कहते हैं हड़प्पा वासियों की जो है वैसे उनको जो है ये क्या कहते हैं सोने की आपूर्ति करते थे, ये चीज़ का वहाँ से पूर्ति होती थी। सोने का जो है ईरान इराक से वहाँ से भी होता था। और जो अर्थव्यवस्था था इनका जो है व्यापार विदेशों से भी होता था। कि जैसे आने वाले टाइम में अभी आपको बताएंगे लोथल क्या है कि उनका एक बंदरगाह है, डॉकयार्ड बंदरगाह मिला। तो बंदरगाह है तो ऑब्वियसली है कि उस टाइम पे भी नाव होते होंगे, नाव के भी ये चीज़ का क्या है कि उसमें जो उनकी मोहरों पे मिला है, लेकिन उस टाइम पे अभी नाव का एविडेंस मिला। नाव का एविडेंस क्यों नहीं मिला, क्योंकि नाव बनी हुई तो उस टाइम पे मेनली क्या कि लकड़ी का बना है। लकड़ी ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि वो लकड़ी कब तक सुरक्षित रहेगी। आज से लगभग लगा लो आप 5000 साल पहले से आज तक जो है कि लकड़ी का जो चीज़ है वो अभी सुरक्षित नहीं रह सकती, उसके वो जो है समाप्त हो चुका है। वहाँ पर क्या मिला कि डॉकयार्ड, वो लोथल से डॉकयार्ड या बंदरगाह। तो वो बंदरगाह वहाँ से क्या करते होंगे, वो विदेश में ईरान इराक मेसोपोटामिया वगैरह यहाँ पे जो है वो व्यापार करते होंगे क्या वस्तुओं का। जैसे ये क्या कहते हैं मेसोपोटामिया या असीरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता वाले क्या कहते थे, ये हड़प्पा सभ्यताओं के लिए उन्होंने लिखा मेलुहा शब्द का उपयोग किया। उन्होंने किस शब्द का यूज़ किया है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता वाले लोग हैं जो क्या कहते हैं ईरान और इराक में हैं, उन्होंने किस शब्द का उपयोग किया कि मेलुहा बोलते थे वो हड़प्पा वासियों को। और इनका जो है मिस्र से भी जो है क्या कहते हैं वो व्यापार होता था। तो कहाँ से होता था, एक तो ये क्या कहता है ये लोथल हो गया, बंदरगाह हो गया, और क्या कहते हैं ये कराची के नीचे है आपका, वहीं से जो नीचे पे, और ये दिलमुन भी आया। दिलमुन जो बंदरगाह का नाम है आज के टाइम पे, वो ये क्या दिलमुन जो आज के टाइम पे अभी याद नहीं आ रहा कि जो सऊदी अरब यूनाइटेड अरब अमीरात है, अमीरात देश हो गया, और क्या कहते हैं वहीं पे कुवैत उसमें नहीं, हाँ बहरीन, अब याद है बहरीन जो द्वीप है, दिलमुन नाम से जो है उस बहरीन वो देश के नाम पर रखा गया है। तो वहाँ से भी इनका व्यापार होता था। तो ये है। तो उस टाइम पर आपको अभी जाना कि उनका सामाजिक जीवन के बारे में, समाज कैसा था। समाज जो है मातृसत्तात्मक था, समाज जो है उनका क्या था, शांति प्रिय था। वहाँ पे लोग क्या था, खुशहाल थे, क्योंकि वहाँ पे युद्ध के कोई एविडेंस नहीं, युद्ध से वो लोग बहुत दूर रहते थे, लड़ाई झगड़े से। तो वहाँ पे मेन जो उनका समाज जो उनकी अर्थव्यवस्था क्या था, व्यापार थी, कृषि था। मतलब कृषि अधिशेष पर ही वह जो है निर्भर रहते। अधिशेष का मतलब जितना उत्पादन होता है वो तो खा लिया, जो बचता है उसको मतलब स्टोरेज या भंडार गृह में रख दिया जाता था उनका। ये चीज़ क्या उनका अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था क्या था, कृषि व्यापार, मेन चीज़ उनका अर्थव्यवस्था व्यापार होता था। व्यापार इधर से एक्सचेंज वस्तुओं का, और कारीगरी थी वहाँ पे जो क्या कि यार जो कांसा बनाने के लिए वहाँ उत्तम जो वगैरह कारीगर, बढ़ई, पेंटर वगैरह, ये चीज़ का उनका ये सिस्टम था। तो ये हो गया, हमने जो है सामाजिक व्यवस्था हो गया, आर्थिक हो गया वहाँ का। और वहाँ के समाज, हाँ ये चीज़ें समाजिक व्यवस्था, वहाँ के लोग क्या पहनते थे, जो उनका पहनावा था कि जो स्त्री भी था पुरुष भी था, दोनों का ऐसा लगता कि दोनों जो है लंबे बाल रखते थे।
वहाँ पे समाज लंबे लंबे बाल रखते थे, स्त्री भी और पुरुष भी। और क्या कहते हैं वहाँ पे के लोग भी श्रृंगार करते थे। श्रृंगार की चीज़ें जितने कहाँ से मिले हमको, श्रृंगार। श्रृंगार मतलब अपना सजना धजना, श्रृंगार। श्रृंगार ये चीज़ें आपको पढ़ाएंगे आगे आने वाले टॉपिक में, आने वाले लेक्चर में, कि ये जो चन्नोदोड़ो नामक स्थान है, चन्नोदोड़ो, चन्नोदोड़ो नामक स्थान पे जो है सिंधु नदी के जो है ये क्या कहते हैं लेफ्ट साइड में, इस साइड पारी, उस साइड पे जो है ये सिंधु नदी हो गया। सिंधु नदी के यहाँ पे है मोहनजोदड़ो, और इसी के इस साइड है क्या कहते हैं ये चन्नोदोड़ो। तो यहीं से क्या मिला हमको, श्रृंगारदानी वगैरह, लिपस्टिक वगैरह ये चीज़ें मिली। तो वहाँ के लोग भी क्या कहते हैं श्रृंगारदानी ये चीज़ का उपयोग करते होंगे अपना सजने धजने का, ये चीज़ें पे एविडेंस मिला है। और वहाँ पे जो है स्त्री भी पुरुष भी लंबे बाल रखते थे, और उनका जो स्त्री और पुरुष भी क्या करते पहनते थे, ये धोती पहनते थे और जो है चादर लपेटते थे। और स्त्रियों का जो है मुख्य वस्त्र, स्त्रियों का जो है मुख्य वस्त्र था, स्त्री का मुख्य वस्त्र होता है स्कर्ट, स्कर्ट और घाघरा। स्त्रियों का जो मुख्य वस्त्र था कि पहनने का क्या था, स्कर्ट और घाघरा। स्कर्ट आप जानते होंगे जिस टाइम पे जो आप टेनिस प्लेयर होंगे, जैसे भारत की है सानिया मिर्जा, क्या कहते हैं वो जो जितने भी टेनिस प्लेयर वगैरह ये गेम खेलते तो उस टाइम पे जो महिलाओं का आता है उस टाइम पे क्या पहनते हैं वो स्कर्ट पहन के खेलते हैं, ये चीज़ का कभी भी देते हैं। और बहुत से क्या कहते हैं जो प्राइवेट स्कूल वगैरह होते हैं उनके बच्चों की ड्रेस भी आपने स्कर्ट पहना। और घाघरा आपने देखा होगा, घाघरा जो है स्कर्ट का फुल है पूरे पाँव तक, जो स्कर्ट जो है हाफ घुटने तक जो होता है उसका आकार है, और घाघरा जो है उसी के नीचे स्कर्ट के टाइप का था पूरे घुटनों तक, जो उनका मुख्य वस्त्र होता था स्त्री और पुरुषों का, नहीं स्त्रियों का, स्त्रियां पहनती थी। और सबसे पहले यहीं पे जो है कि कपास की खेती, उनके वस्त्र जो है कपास और ऊन के बने होते थे। कपास का उपयोग भी सबसे पहले यहीं से हुआ। कपास को कैसे क्या बोला गया, तो जो यूनानी लोग थे, यूनानी लोगों ने जो कपास को बोला, कपास को क्या बोला था उन्होंने, शिंडोन बोला, शिंडोन। कपास के लिए जो वर्ड यूज़ किया है जो यूनानी थे, आज के टाइम पे यूरोपीय जो आते थे, उन्होंने क्या किया कपास का, उनके साथ जो व्यापार होता होगा, तो कपास के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया उन्होंने, शिंडोन। पूछा भी जाता है क्या शिंडोन ये किससे संबंधित है। सबसे पहले जो है कपास का एविडेंस भी यहाँ से मिला है, यहीं से शिंडोन यूज़ किया कपास के वस्त्र वगैरह ये चीज़ का। और वहाँ पे भी समाज क्या है कि जिसके अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति जिस घर की जैसी है तो उस हिसाब से वो कपड़े रहन सहन वो करते थे, अपना स्टैंडर्ड वगैरह आज के टाइम पे भी जैसे फॉलो करते हैं। तो जैसे कोई अमीर है तो उस हिसाब से पहने चलेगा, जो गरीब है तो उस हिसाब से पहनाओ उनका। सब चीज़ इस चीज़ के भी एविडेंस मिले हैं वहाँ पे। इसके बाद हमारा क्या हो गया कि नगर नियोजन, इसके बाद आपको बता दिया गया, और समाजी हो गया, आर्थिक हो गया, और हाँ वहाँ का जो है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में क्या है कि एक तो इतिहासकार थे E.L. बाशम, और क्या कहते हैं एक पिगट, E.L. बाशम और एक पिगट, स्टुअर्ट पिगट है उनका नाम, पिगट। ये E.L. बाशम और स्टुअर्ट पिगट का कहने का क्या मतलब कि वहाँ पर जो शासन करने वाले लोग होते होंगे, जो राजनीति शासन करने वाले, वो कौन थे, पुरोहित वर्ग का मतलब आप समझते हो क्या, पुरोहित जो या ब्राह्मण वगैरह ये शासन करते होंगे। इनका कहने का ये है पुरोहित वर्ग जो है, ये E.L. बाशम और पिगट के अनुसार वहाँ पर जो शासन करने वाले व्यक्ति हैं पुरोहित वर्ग थे। पुरोहित मतलब आप जानते हो कि यार वहाँ पर जो धार्मिक या पंडित वगैरह जो ब्राह्मण जो बड़ा होता था उस टाइम पर वो शासन करते होंगे, उनका कहने का मतलब। क्योंकि ये इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है किसके अनुसार कि यार वहाँ पे पुरोहित वर्ग शासन करता था। E.L. बाशम हो गया, और पिगट के अनुसार वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो है पुरोहित वर्ग शासन करते थे। एक इतिहासकार थे R.S. शर्मा के अनुसार क्या है कि वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे जो शासन करते थे वैश्य या व्यापारी लोगों का शासन था, वैश्य या व्यापारी लोगों का जो है शासन माना गया है।
वैश्य और व्यापारी लोग वहाँ पर शासन माना गया है। मुख्यतः यही वाला मत जो है सही साबित होता है कि यार हाँ वहाँ पे जो है कि व्यापार वगैरह ये लोगों का जो उन पर चलता था, तो व्यापारी लोग ही वहाँ पर शासन करते होंगे। ये चीज़ का आर एस शर्मा ऐसा बोलता था कि वहाँ का शासन जो है वैश्य या व्यापारी लोग शासन करते होंगे। और इसी में जो है एक हंटर थे, हंटर और क्या कहते हैं, एक हंटर हो गया और अर्नेस्ट मैकी वहाँ का शासन कैसा शासन था हड़प्पा सभ्यता का। उनका मानना है कि वहाँ पे जो शासन था लोकतंत्रात्मक शासन था। लोकतंत्रात्मक शासन था वहाँ पे। आप समझते हो कि हंटर और मैकी लोकतंत्रात्मक शासन मतलब कि जो हम शासक वर्ग होते हैं तो कि वो क्या है कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो तभी जाके शासन करते हैं जनता की इच्छा पे ही। वहाँ पर ये चीज़ का पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन आता है कि किसने जो है लोकतंत्रात्मक शासन के बारे में कहा गया, हंटर और मैकी। इस टाइप से वहाँ का राजनीतिक जीवन की ये है, ऐसा माना गया है। तो हमने अभी देख लिया कि हमारा जो है इसका जो है हड़प्पा सभ्यता पर आज हमने देखा कि इसके यहाँ का ये कहते हैं नगर नियोजन, नगर निर्माण कैसे हुआ था, उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन। और उसके बाद हम आने वाले टाइम पे चलो ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इसको अभी कंप्लीट करते हैं। आने वाले टाइम में हम अब पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु से क्या मिले, जो मुख्य स्थल है उन स्थलों से क्या क्या चीज़ें मिली, वो स्थल कहाँ पे हैं और किन्होंने खोज की, उसके बारे में जानेंगे। जैसे हो गया आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर और मांडा, जम्मू कश्मीर, जितने भी जो स्थल है उनके बारे में नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये भी जानेंगे कि वहाँ के लिपि के बारे में कि क्या था और हड़प्पा सभ्यता का खात्मा कैसे हुआ, उसके बारे में आने वाले नेक्स्ट टाइम के आने वाले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।